और आज के पॉडकास्ट में आप एक ऐसी स्टोरी सुनने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा डरावनी और रहस्यमय होने वाली है और एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। कहानी ऐसी है जो आपने आज तक कहीं पर भी नहीं सुनी होगी। आपने बहुत सारी हॉरर स्टोरीज मेरे से सुनी है, लेकिन आज जो स्टोरी आप सुनने वाले हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले अपने ईयरफोन को कानों में अच्छे से ठूंस लीजिए ताकि स्टोरी को सुनते हुए कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। ये स्टोरी हमारे इंडिया से रिलेटेड ही है, लेकिन वो जगह इंडिया की एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। उस जगह पर जाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी बैन लगा रखा है। कहते हैं कि उस जगह पर जो एक बार चला गया वो वहाँ से वापस कभी नहीं आता। उस जगह एक ऐसी आदमखोर जनजाति पाई जाती है जो इंसानों को देखते ही उनका खात्मा कर देती है। वह जनजाति चाहती ही नहीं है कि हम आज की मॉडर्न दुनिया से कनेक्ट हो पाए। वह अपने आप को इस आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग रखना चाहती है और उसे आज के ज़माने का कोई इंसान अपने एरिया में नज़र आता है तो वह उसे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसे इंसान की घटना लेकर आने वाला हूँ जो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद उस जगह पर पहुँचाता है। उस इंसान के अंदर एक जिज्ञासा थी कि आखिर उस जगह पर क्या छुपा हुआ है जो इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर जाने से बैन लगा रखा है। तो वो अपने दो दोस्तों के साथ उस जगह पर पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद उसके साथ एक बहुत ही रहस्यमयी हादसा हो जाता है। उसे लगता है कि यह उसके जीवन का आखिरी वक्त आ चुका है और शायद वह यहाँ से बचकर वापस नहीं जा पाएगा। दरअसल उस आइलैंड पर आदमखोर जनजाति के अलावा एक बहुत ही भयानक एंटिटी और छिपी हुई थी और उसी भयानक एंटिटी से उसका सामना होता है जो वहां पर आने वाले इंसानों को तो खत्म कर ही सकती है, वहीं वहां पर रहने वाली उस आदमखोर जनजाति के लिए भी खतरा बन रही थी। और वो एंटिटी इतनी शक्तिशाली थी कि वो धीरे धीरे वहां पर उसी जनजाति की लड़कियों का इस्तेमाल करके अपनी संख्या को बढ़ाने का काम कर रही थी। तो जिस शख्स ने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है उसका नाम है किशन और वो खुद ही उसी जगह पर गया था। गया क्या था, या यूं कहे कि उसको जबरदस्ती ले जाया गया था। दरअसल उसका एक दोस्त है राघव जो बहुत ही क्यूरियोसिटी वाला इंसान है। दूसरी बात, वो बहुत पैसे वाला भी है, तो ऐसी नई नई जगह पर जाकर नई नई चीज़ों के बारे में जानना उसके लिए आर्थिक रूप से बोझ वाला काम नहीं है। तो जब वो इस जगह पर गया तो उसने अपने दोस्त यानी किशन को भी अपने साथ ले लिया और वहाँ पर जो कुछ भी किशन ने देखा वहीं उसने हमारे साथ शेयर किया है। तो स्टोरी को शुरू करें उससे पहले आपसे यही कहूँगा कि अगर अब तक भी आप हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को और मजबूत कर लीजिए ताकि हर रोज़ शाम के शाम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियाँ सुनने को मिल सके। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दे। और आप लोग कमेंट में केवल अपना नाम ही लिखते हो, अरे भाई कम से कम उस कहानी के बारे में तो बताओ, उस पर अपने विचार प्रकट करो। तो चलिए आज की स्टोरी को सुनते हैं। राघव एक जिज्ञासु प्रकृति का व्यक्ति है जो कि बेंगलुरु में रहता है। उसे हमेशा नई नई चीज़ों की खोज करना अच्छा लगता है या फिर उनके बारे में जानना अच्छा लगता है। उसके दादाजी राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में कार्यरत थे और उसके पिताजी कर्नाटक की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके थे। राघव की उम्र लगभग 35 साल है और उसने अभी तक शादी नहीं की है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शादी करने पर वह रिश्तों में बंध जाएगा। राघव एक आज़ाद पंछी की तरह जीना चाहता था। वह हमेशा सोचता था कि वह दुनिया की अलग अलग जगह पर जाए और अपनी शोध करे। वो यह सब इसलिए नहीं करता था कि वह दुनिया में नाम कमाना चाहता है, बल्कि अपनी संतुष्टि के लिए करता था। राघव जितना सामाजिक था उतना ही धार्मिक भी था। धर्म में विश्वास होने के कारण वह अदृश्य शक्तियों पर पूर्ण रूप से विश्वास रखता था, चाहे वह ईश्वर की शक्ति हो या फिर भूत प्रेत जिन्न जैसी शक्ति। एक बार तो वह जिन्न से मिला भी था और बातें भी की थी। उसने विभिन्न धर्म की अनेक किताबें पढ़ रखी थी जिनमें नकारात्मक शक्तियों के बारे में भी लिखा हुआ था। वह इन सब में बहुत ही रुचि लेता था। राघव एक उच्च श्रेणी का पढ़ा लिखा लड़का था। उसे कई जगहों से जॉब ऑफर आए थे, लेकिन कभी भी वह जॉब के लिए हाँ नहीं करता था। वह अपनी संतुष्टि के लिए जी रहा था, न कि इस समाज में अच्छे स्थान के लिए। पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। गांव में उसकी काफ़ी सारी ज़मीन थी, इसीलिए उसे यह चिंता नहीं थी कि उसे कहीं कोई काम करना पड़े। राघव की एक कॉलेज की सहपाठी थी अर्चना। वह राघव को कॉलेज के समय से ही पसंद करती थी, लेकिन राघव इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता था। वह एक आज़ाद जिंदगी जीना चाहता था। वह अर्चना से कहता था कि मैं एक मुक्त आदमी हूँ, मुझे जीवन में नई नई खोज करना पसंद है। मैं बंधन मुक्त होकर दुनिया में घूमना चाहता हूँ, दुनिया के बारे में जानना चाहता हूँ। अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ तो तुम मुझे अपने प्यार के बंधन में बांध कर रखोगी, फिर बच्चे होंगे, फिर मुझे उनकी चिंता रहेगी
मुझे इन सब चीज़ों से मुक्त रहना है। इतने साल होने के बावजूद भी अर्चना उससे बेहद प्यार करती थी और आज तक उसने भी शादी नहीं की है। अब हम अपनी असल कहानी की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, राघव नई नई जगह जाना चाहता था, नए लोगों से मिलना उसे पसंद था। एक बार राघव ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाने का प्लान बनाया। उसने लोगों से सुना था कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में एक जनजाति रहती है जो कि आधुनिक दुनिया से बहुत अलग है। अगर वहां कोई भी जाता है तो वो जिंदा बचकर वापस नहीं आता। अब तक काफी लोग इसी इरादे से वहां गए हैं कि उस जनजाति से जाकर मिले, लेकिन कुछ लोग ही बचकर वापस आ पाए हैं। अब राघव वहां क्यों जाना चाहता था, ये आपको आगे पता चलेगा। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाने में उसका साथ उसके दोस्त किशन ने दिया। राघव ने किशन से बस ये कहा था कि वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह घूमना चाहता है और किशन के जाने का खर्चा भी वही उठाएगा। इस पर किशन भी खुशी खुशी राघव के साथ चलने को तैयार हो गया। राघव और किशन रात को बेंगलुरु की फ्लाइट से पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। वहां उन्होंने एक रूम लिया और आराम किया। वहां पहुंचकर दोनों ने एक दिन वहीं आसपास के इलाके में बिताया। फिर अगले दिन वे लोग सेलुलर जेल देखने गए, जहां काला पानी की सजा होती थी। इसी तरह लगभग 2-3 दिन राघव ने किशन को कई जगह घुमाई। आखिर वो दिन भी आ गया जब राघव नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाना चाहता था। किशन इस बात से अनजान था कि राघव उसे आज कहां लेकर जाएगा। राघव नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की जनजाति से मिलना चाहता था। वह उनके जीवन, उनके रहन सहन और खान पान के बारे में जानना चाहता था, लेकिन मुश्किल ये थी कि सरकार ने वहां जाने पर प्रतिबंध लगा रखा था। ऐसे में राघव के लिए उस आइलैंड पर जाना मुश्किल था। राघव ने अपने जानने वालों की सोर्स लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। अंत में उसने फैसला किया कि वो खुद ही उस आइलैंड पर जाएगा, लेकिन उसे आइलैंड का रास्ता नहीं पता था। आइलैंड जाने के एक दिन पहले वो कई नाविकों से मिला और आइलैंड की जानकारी इकट्ठी की। जब वो हैवलॉक द्वीप पर घूमने गया था, तब उसकी मुलाकात अर्चना से हुई। वह अर्चना से लगभग 10 साल बाद मिल रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। राघव अर्चना से पूछता है, तुम यहाँ कैसे? अर्चना कहती है, मैं एक पेशेंट के ऑपरेशन के सिलसिले में यहाँ आई थी, लेकिन तुम। राघव ने कहा, मुझे भी यहाँ कुछ काम था। तुम शाम को फ्री हो? अर्चना ने कहा, हाँ। तो क्या हम शाम को मिल रहे हैं? राघव ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, बहुत समय बाद तुम्हें देखा है। राघव के मुंह से ये शब्द सुनकर अर्चना शर्म से लाल हो गई, क्योंकि वह आज भी राघव को पसंद करती थी। वहीं दूसरी ओर राघव सोच रहा था कि अर्चना यहाँ अपने पेशेंट के काम से आई है, तो अर्चना यहाँ किसी और को पर्सनली भी जानती होंगी। राघव की सोच थी कि वह अर्चना की मदद से उस आइलैंड तक पहुंच सकता है, इसलिए उसने शाम को अर्चना से मिलने की सोची। शाम होते ही अर्चना, राघव और किशन हैवलॉक द्वीप के एक कैफे में मिलते हैं। अर्चना राघव से पूछती है, यहाँ तुम किसी काम के सिलसिले में आए हो या फिर बस घूमने? राघव अर्चना से कहता है, किशन तो यहाँ घूमने आया है, लेकिन मुझे जरूरी काम था। अब शायद बिना काम किए ही लौटना पड़ेगा। किशन हैरानी से राघव की तरफ देखता है, क्योंकि राघव ने किशन से यही कहा था कि वह घूमने जा रहा है और अब अर्चना के सामने काम बता रहा है। राघव का चेहरा मुरझाया हुआ था। अर्चना ने पूछा, राघव, तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। राघव यही तो चाहता था। राघव ने अर्चना से कहा, तुम्हें तो पता है कि मेरे दादाजी राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान में काम करते थे, इसीलिए मुझे भी थोड़ी बहुत औषधीय के बारे में जानकारी है। बाकी उनके द्वारा लिखी गई एक किताब है, मैं उसी से औषधियों के बारे में पढ़ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और औषधियों का व्यापार शुरू कर दूं। अर्चना कहती है, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, तो इसमें परेशानी क्या है? राघव कहता है, परेशानी ये है कि कुछ ऐसी जटिल जड़ी बूटियां हैं जो कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर ही मिल पाएंगी। ये सुनकर अर्चना हैरान हो जाती है। उसका चेहरा देखकर किशन भी हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ? अर्चना हैरानी से कहती है, तो क्या तुम उस आइलैंड पर जाना चाहते हो? राघव कहता है, हाँ। अर्चना कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वहां पर जाना बैन है। वहां आज तक कोई नहीं गया, जो गया है वह लौटकर नहीं आया। राघव कहता है, यही तो परेशानी है अर्चना। राघव बहुत उदास था। उसकी उदासी देखकर अर्चना कहती है, क्या तुम सच में औषधियों का काम करने जा रहे हो? राघव कहता है, हाँ अर्चना, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। सभी लोग कुछ देर शांत बैठे रहते हैं। फिर राघव कहता है, अर्चना, तुम यहाँ हॉस्पिटल के सिलसिले में आई हो तो तुम्हारे यहाँ अच्छे कांटेक्ट होंगे, है ना? अर्चना कहती है, हाँ है। तो राघव पूछता है, तो क्या तुम्हारी नजर में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे उसे आइलैंड तक पहुंचा दे? अर्चना एकदम खड़ी हो जाती है और कहती है, पागल हो रहे हो क्या?
ये बात मैं किसी से कहूंगी तो मुझे ही मारेगा। जब एक चीज पर सरकार ने बैन कर रखी है तो उसके बारे में हम सोचे ही क्यों। राघव अर्चना से कहता है, अर्चना प्लीज बात को समझो। मैं चाहता हूं कि मेरे दादाजी की बताई हुई औषधियां पूरी दुनिया में जानी जाएं। अर्चना कहती है, तो तुम इस बारे में सरकार से बात क्यों नहीं करते? क्या पता वह तुम्हारी कुछ मदद कर सके। राघव कहता है, मैंने बात की थी लेकिन उन लोगों ने कहा कि उन्हें रिश्वत चाहिए। अब तुम ही बताओ क्या यह सही है? अर्चना ने कहा, सही तो नहीं है, लेकिन इस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां जाना भी सही नहीं है। अगर सरकार द्वारा वहां जाओगे तो सरकार पूरी जिम्मेदारी लेगी। राघव ने कहा, मुझे इस बात की टेंशन नहीं है अर्चना, मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि मुझे कोई वहां तक जाने का रास्ता बता दे। चला तो मैं अपने आप जाऊंगा। अर्चना गुस्से में कहती, वहां का रास्ता तुम्हें कोई नहीं बताएगा, इससे अच्छा है कि बेंगलुरु वापस चले जाओ। इतना कहकर अर्चना वहां से चली जाती है। राघव को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने न चाहते हुए भी अर्चना से बात की थी और उसका काम भी नहीं बना। किशन और राघव अपने रूम पर आ जाते हैं। रात करीब 9 बजे अर्चना राघव को फोन करती है। राघव को अर्चना की कॉल देखकर गुस्सा आता है। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था, मेरा काम तो कराया नहीं और अब कॉल कर रही है, फिर शादी के पीछे पड़ेगी। राघव गुस्से में फोन नहीं उठाता है, लेकिन अर्चना दोबारा कॉल करती है। दोबारा कॉल करने पर राघव फोन उठा लेता है। अर्चना राघव से कहती है, आई एम सॉरी राघव, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। यह सुनकर राघव खुश हो जाता है। वो कहता है, क्या गुड न्यूज? अर्चना कहती है, मैं एक बंदे को जानती हूं जो शायद तुम्हें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तक पहुंचा दे। यह सुनकर राघव बहुत खुश हो जाता है। वह अर्चना का बहुत शुक्रिया अदा करता है। राघव को खुश देखकर अर्चना भी काफी खुश होती है। अर्चना राघव को एक आदमी का नंबर देती है और उसे फोन करने के लिए कहती है। राघव उसी समय उस आदमी को फोन करता है। उसका नाम जॉनसन था। उसने कहा कि वह राघव को सुबह 10 बजे बीच पर मिलेगा। किशन, जो कि इन सब बातों से अनजान था, राघव से पूछता है, यार भाई, तूने मुझे नहीं बताया कि तू दवाइयों का काम करने वाला है। राघव मुस्कुराता है और कहता है, अब तो पता चल गया ना? किशन कहता है, हाँ, और उस आइलैंड का क्या? तू वहां जाएगा? राघव कहता है, हाँ, और तुझे भी चलना है। किशन घबराते हुए कहता है, नहीं, मुझे नहीं जाना, तू अकेला ही जा। राघव हंसते हुए कहता है, लगता है तू डर गया और अपने आप को मर्द कहता है। राघव किशन को काफी परेशान करता है। फिर वे लोग सो जाते हैं। अगली सुबह राघव जल्दी से तैयार हो जाता है। वह एक पिट्ठू बैग तैयार करता है, उसमें सभी जरूरत का सामान रख लेता है और वह अपने साथ पिस्टल भी रख लेता है। राघव के हाथ में पिस्टल देखकर किशन हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, भाई ये क्या है? राघव कहता है, तुझे नहीं पता ये क्या है? यह पिस्टल है, पिस्टल। किशन कहता है, वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन तू इसे अपने साथ यहाँ क्यों लाया है? क्या किसी का मर्डर करने वाला है? राघव जोर से हंसता है और कहता है, तू सच में बहुत सीधा है, चल मेरे साथ चल, तुझे खुद पता चल जाएगा। किशन के ना चाहते हुए भी राघव उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। जॉनसन बीच पर पहले से राघव का इंतजार कर रहा था। जॉनसन के साथ अर्चना भी वहां खड़ी थी। राघव अर्चना को देखकर अर्चना से पूछता है, क्या तुम भी हमारे साथ जाओगी? अर्चना कहती है, बिल्कुल सही पहचाना। यह सुनकर राघव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कहता है, लेकिन तुम वहां कैसे जा सकती हो? अर्चना कहती है, मैं वहां क्यों नहीं जा सकती? जब तुम इतनी हिम्मत दिखा सकते हो तो तुम्हारा साथ देने के लिए मैं तुम्हारे साथ वहां जा सकती हूँ। राघव कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि वहां पर कभी कोई तुम पर हमला कर दे। अर्चना कहती है, तो तुम्हें मुझ पर हमला होने का डर है? तुम खुद भी तो वहां जा रहे हो ना, मुझे पता है कि तुम मेरी रक्षा कर लोगे। अब वैसे भी जब तुम बेंगलुरु वापस जाओगे तो तुम्हारे पास कभी मुझसे बात करने की फुर्सत भी नहीं होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आइलैंड पर जाऊंगी और प्रॉमिस, मैं तुम्हारे काम में कोई बाधा नहीं डालूंगी। राघव चुप रहता है तो अर्चना कहती है, देखो राघव, मैंने तुम्हारा एक काम किया है तो अब तुम्हें भी मेरी सुननी पड़ेगी। मुझे तुम्हारा थोड़ा वक्त ही तो चाहिए। वक्त भी क्या, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। राघव सोचता है कि चलो ले चलता हूं, झूठ मूठ ऐसे ही किसी भी पौधे को उठाकर कह दूंगा कि यह जड़ी बूटी लेने आया था। वे तीनों जॉनसन की बोट पर सवार हो जाते हैं। समंदर का अच्छा खासा सफर तय करने के बाद आखिर में जॉनसन उन्हें एक द्वीप पर उतार देता है। शाम का समय हो चुका था, चारों तरफ सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई आवाज नहीं हो रही थी, केवल समुद्री लहरों की आवाज थी। जॉनसन उन तीनों को जल्दी से उतरने के लिए कहता है और वापस अपनी बोट मोड़ने लगता है। तभी राघव पूछता है, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे? जॉनसन कहता है, नो,
मुझे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी है। मैंने बस तुम्हें यहाँ पहुँचाने के पैसे लिए थे और इन मैडम ने मुझसे कहा था कि 5 दिन बाद मैं वापस तुम लोगों को लेने के लिए आ जाऊं। राघव अर्चना की तरफ देखता है तो अर्चना कहती है, तुम ही कह रहे थे, बस यहाँ पर रास्ता पता चल गया। चला तो मैं अपने आप जाऊंगा। जॉनसन ने तो फिर भी हमें द्वीप पर उतार दिया। राघव अपना सिर हिलाता है। वह कहता है, ठीक है, तो आप हमें ठीक 5 दिन बाद इसी समय पर यहाँ लेने आ जाना, हम आपका इंतजार करेंगे। जॉनसन अपनी वोट लेकर वापस चला जाता है। राघव, किशन और अर्चना कुछ देर वहीं खड़े होकर चारों तरफ जंगल को देखते हैं। सब कुछ शांत था। राघव बोला, मैंने तो सुना था कि इस आइलैंड पर कदम रखते हुए तीरों की बौछार हो जाती है, यहाँ तो सब कुछ शांत है। किशन घबराते हुए बोला, भाई कैसी बातें कर रहा है, तू तीरों का इंतजार कर रहा है क्या? किशन का इतना ही कहना था कि इन तीनों पर तीरों की बरसात शुरू हो गई। ये लोग बचते बचाते इधर उधर भागने लगे। भागते भागते ये लोग जंगल में घुस गए और एक झाड़ी के पीछे छुप गए। किशन ने कहा, इतने सारे तीर कहां से आए, हमें दिखाई तो कोई भी नहीं दिया। राघव ने कहा, ये लोग छुप कर वार करते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए। ये तीनों आराम आराम से बिना आवाज किए आगे बढ़ रहे थे। तभी किशन की नजर एक आदमी पर गई। उस आदमी का रंग काला था, कमर पर चमड़ा बंधा था और उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थी। किशन ने तुरंत राघव से कहा, राघव देख, ये कौन है? राघव ने आगे जाकर देखा तो वो सेंटिनल जनजाति का ही एक आदमी था। वो घायल अवस्था में पड़ा था। राघव ने उसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन इतने में ही बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। वे लोग पूरी तरह से नंगे थे, केवल कमर पर या तो पत्ते पहन रखे थे या फिर चमड़ी के पट्टे। वे कुछ 5-6 लोग थे और सभी के हाथों में तीर कमान थे। अपने आप को घिरा देखकर राघव अपने हाथ खड़े कर देता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। राघव को देखकर अर्चना और किशन भी यही करते हैं। वे सेंटिनल लोग आपस में एक अलग ही भाषा में बात करते हैं, फिर वे अपने तीर कमान नीचे कर लेते हैं। उनमें से एक आदमी आगे आता है और राघव से कुछ कहता है, लेकिन राघव कुछ समझ नहीं पाता। राघव अपनी भाषा में ही बोल रहा था, जो कि उन सेंटिनल लोगों को भी समझ नहीं आ रही थी। तभी एक और सेंटिनल आदमी भागता हुआ इनके पास आता है। वो देखता है कि उसके साथियों ने यहाँ 3 लोगों को पकड़ रखा है। वो आदमी राघव और उसके साथियों से पूछता है कि वो कौन है, लेकिन एक बार फिर राघव उनकी भाषा समझने में असमर्थ था। राघव हिंदी में बोलता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी वो लड़का जो अभी अभी आया था वो समझ जाता है कि ये लोग हमारी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। अब वो इंग्लिश में बोलता है, हु आर यू? ये सुनते ही राघव आश्चर्यचकित रह जाता है और तुरंत जवाब में अपना नाम बताता है। राघव ये समझ जाता है कि इस लड़के को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है, इसीलिए राघव अंग्रेजी में उस लड़के से बात करने लगता है। मैं यहाँ आपको सारी कहानी हिंदी में ही सुना रहा हूँ ताकि सभी लोग आसानी से कहानी समझ सके। राघव उस लड़के से कहता है, मैं यहाँ तुम लोगों से मिलने आया हूँ। वो लड़का कहता है, लेकिन क्यों? राघव कहता है, तुम्हारे जीवन के बारे में जानने के लिए। वो लड़का हंसता है और कहता है, अब क्या करोगे हमारे बारे में जानकर? कुछ ही देर में तुम लोग मरने वाले हो। राघव उस लड़के से कहता है, लेकिन क्यों, हमने क्या किया है? लड़का कहता है, यहाँ आने की गलती की है तुम लोगों ने, तुम लोगों को अपनी जान देनी होगी। इतना कहकर वह लड़का अपने साथियों को इशारा करके उन तीनों को लेकर चलने के लिए कहता है। वे सेंटिनल लोग राघव, अर्चना और किशन का हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती लेकर जाने लगते हैं। रात हो चुकी थी। ये लोग जल्दी जल्दी चल रहे थे और राघव और उसके साथियों से भी जल्दी जल्दी चलने को कह रहे थे। राघव ने एक बात नोट की कि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था ये सभी लोग घबरा रहे थे। आखिर क्या वजह थी जो ये लोग इतना डर रहे थे? उसी समय अचानक जंगल में किसी के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। सभी लोग एक जगह रुक गए और उस आवाज़ को सुनने लगे। तभी वह लड़का जो इंग्लिश जानता था उसने उत्तर की ओर इशारा किया और उसके बाद सभी लोग दक्षिण की ओर भागने लगे। जब वे लोग भाग रहे थे तो उन्होंने राघव, अर्चना और किशन को छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। किशन कहता है, अरे इन लोगों को क्या हुआ, ये लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं? राघव कहता है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। अर्चना कहती है, हमारे पास अच्छा मौका है, हमें इनसे बचकर निकलना चाहिए। राघव कहता है, नहीं, हमें इसे बचकर नहीं निकलना है, हमें इनके साथ ही चलना होगा, यहाँ कोई और ही बात है। इतना कहकर राघव भी उन्हीं लोगों के पीछे पीछे भागने लगता है। राघव को देखकर अर्चना और किशन भी उसके पीछे भागते हैं। ये लोग भागते भागते एक गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा में सेंटिनल जनजाति के और भी लोग मौजूद थे। गुफा में पहुंचते ही 3 आदमी एक बड़े पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर देते हैं। गुफा के अंदर मशालें जल रही थी। गुफा में मौजूद सभी लोग राघव, किशन और अर्चना को घूर रहे थे। जैसे ही राघव ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला,
वैसे ही उन लोगों ने तीनों को पकड़ लिया और गुफा के अंदर ले जाने लगे। इनके पीछे पीछे वो लड़का जो इंग्लिश जानता था वो भी आ रहा था। वे लोग राघव और उसके दोस्तों को एक बूढ़े आदमी के पास लेकर पहुंचे जो कि लकड़ी के सिंहासन पर बैठा था। उसके गले में सीपियों की माला थी, बाल काफी लंबे थे। राघव उसे देखकर समझ गया था कि ये इन लोगों का सरदार होगा। किशन और अर्चना जितना डरे हुए थे, राघव उतना ही उत्साहित था। वे सभी सेंटिनल लोग आपस में अपनी ही भाषा बातें कर रहे थे। फिर कुछ देर बाद दो लोग मोटी मोटी रस्सियां लेकर आए और राघव और उसके दोस्तों को बांधने लगे। राघव जोर जोर से बोलने लगा कि अरे हमें क्यों बांध रहे हो, हमने क्या किया है, छोड़ो हमें। फिर राघव को ध्यान आता है कि इन्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आ रही होगी। फिर वो इंग्लिश में बोलने लगता है, लेकिन फिर भी उसकी कोई नहीं सुनता। किशन और अर्चना बुरी तरह घबरा गए थे। अर्चना तो रोने भी लगी थी। राघव इंग्लिश में ही अर्चना को खोलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। ये लोग पूरी रात ऐसे ही काटते हैं। अगली सुबह वे सेंटिनल जनजाति के लोग गुफा के मुहाने को खोल देते हैं और बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद राघव की नींद खुलती है तो वो चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर वही लड़का अंदर आता है और राघव से पूछता है, क्या हुआ? राघव कहता है कि उसे टॉयलेट के लिए जाना है। वह लड़का राघव की रस्सी खोल देता है और जंगल में अंदर की तरफ जाने लगता है। राघव जब हल्का हो जाता है तो उस लड़के के पास वापस आता है और पूछता है, कल रात तुम सब लोग डर क्यों गए थे? वह लड़का कहता है, नहीं तो किसने कहा, हम डर गए थे। राघव कहता है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, कोई तो बात है, तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो। वह लड़का कहता है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं, हो सकता है तुम ही हमारे दुश्मन हो। राघव हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकेंगे? मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है और तुम अपने आप को देखो, तुम्हारे पास हर वक्त तीर कमान रहता है, तो तुम खुद ही सोचो कि शक्तिशाली तुम हो या फिर मैं। वह लड़का राघव की बात सुनकर चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह कहता है, मेरा नाम मीराबो है। राघव कहता है, मेरा नाम राघव है और मैं भारत के बेंगलुरु से आया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें अंग्रेजी भाषा कैसे आती है? क्योंकि मैंने सुना है कि तुम लोग समाज से बिल्कुल अलग रहते हो, तुम्हारी हर चीज अलग है, खाना पीना, रहन सहन, कपड़े, तुम्हारी भाषा। तो फिर तुम अंग्रेजी भाषा कैसे जानते हो? मीराबो कहता है, इस द्वीप पर केवल मैं ही ये भाषा जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे इलाके में भी जाता रहता हूँ। राघव को यह सुनकर हैरानी होती है, क्योंकि उसने यही सुना था कि ये लोग अपने द्वीप में ना किसी को आने देते हैं और ना यहाँ से जाते हैं। राघव उससे पूछता है, लेकिन मैंने तो तुम लोगों के बारे में कुछ और ही सुना था। मीराबो वह कहता है, हमारे बारे में जिसका जो मन आता है कह देता है। मीराबो राघव को लेकर वापस अपने दल के पास आ जाता है। राघव देखता है कि कुछ आदमी एक जगह बैठे बातें कर रहे हैं, कुछ औरतें मांस भून रही हैं और बच्चे खेल रहे हैं। मीराबो राघव को वापस गुफा में बांध कर आ जाता है। राघव उसे ऐसा न करने को कहता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। कुछ देर बाद किशन और अर्चना भी उठ जाते हैं। वे दोनों राघव पर गुस्सा करते हैं, तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंस चुके हैं, ढूंढो अपनी जड़ी बूटी। राघव कहता है, अरे मैं तो इन लोगों से मिलने ही यहाँ आया था। अर्चना कहती है, हाँ मैं कल ही समझ गई थी जब तुम बोट से उतरकर इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। राघव मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत समझदार हो तुम। अर्चना गुस्से में कहती है, और तुम बहुत झूठे हो। तभी किशन बीच में बोलता है, अरे यार तुम लोग लड़ना बंद करो। दोनों शांत हो जाते हैं। किशन कहता है, मुझे तो ये डर है कि ये लोग हमें मार देंगे, हम तो यहाँ से भाग भी नहीं सकते और भाग कर जाएंगे भी कहाँ। इस द्वीप से जाने के लिए हमारे पास कोई साधन भी नहीं है। राघव कहता है, तुम इतनी टेंशन मत लो, अगर उन्हें हमें मारना होता तो वो हमें कल ही मार देते, अब वो हमें बंदी ही बनाएंगे। किशन कहता है, तू तो चुप ही रहे, उनकी तरफ से बोल रहा है, एक तो जबरदस्ती इस मौत के मुंह में ले आया और अब बातें बना रहा है। कुछ देर बाद सेंटिनल जनजाति के दो आदमी राघव और उसके दोस्तों के पास आते हैं, उनके हाथों की रस्सी खोलते हैं और उन्हें बाहर ले जाते हैं। उस जनजाति के पूरे परिवार को देखकर अर्चना की आंखें बड़ी बड़ी हो रही थीं। वह बहुत गौर से सबको देख रही थी। उन औरतों को देखकर अर्चना को शर्म भी आ रही थी, क्योंकि वह अर्धनग्न अवस्था में थी, लेकिन उन औरतों के लिए ये आम बात थी। वे लोग राघव और उसके दोस्तों को एक पत्थर पर बैठने को कहते हैं और तीन तरफ से तीन लोग उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं। राघव और उसके दोस्तों को ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कि वे अपराधी हों। वे अपराधी तो थे, क्योंकि वह बिना इजाजत उनके इलाके में घुस आए थे। तभी एक औरत एक बड़े पत्ते पर भुने हुए कुछ मांस के टुकड़े राघव और उसके दोस्तों को परोसती है।
राघव और किशन तो उन मांस के टुकड़ों को खाने लगते हैं, लेकिन अर्चना उसे देखकर ही घिन करने लगती है क्योंकि वह नॉन वेजिटेरियन थी। अर्चना का मुंह बनता हुआ देख मीराबो उस पर गुस्सा करता है तो राघव अर्चना की तरफ से कहता है, इसने कभी भी नॉन वेज नहीं खाया है, प्लीज आप इसके लिए कुछ फल या सब्जी ले आए। मीराबो गुस्से में कहता है, तुम हमारे मेहमान नहीं हो जो हम तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीज लाएं। खाना है तो यही खाओ वरना भूखे रहो। राघव को यह सुनकर गुस्सा आता है, इसीलिए वो भी अपना खाना छोड़ देता है। इसी तरह शाम हो जाती है। उस जनजाति के लोग अपना अपना काम कर रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, कोई जंगल से लकड़ियां लेकर आ रहा था, कोई शिकार लेकर आ रहा था। इसी बीच मीराबो उस जनजाति के एक लड़के को अपने साथ कहीं ले गया। वह बस कुछ कदम दूर ही चला होगा कि सबने देखा गुफा से मीराबो निकल कर आ रहा है। राघव ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि मीराबो अभी तो गया है और अब एकदम गुफा में से कौन निकाल कर आ रहा है। जब सभी ने मीराबो की तरफ देखा तो पूछा, क्या तुम अंदर थे? मीराबो ने हाँ में अपना सिर हिलाया और सब के सब घबरा गए। वे लोग उस आदमी के पीछे भागने लगे जो कि अभी मीराबो की शक्ल में आया था और उनके एक आदमी को ले गया था। लेकिन अचंभे की बात यह थी, वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी जो पूरे जंगल में गूंजी। ये उसी आदमी की चीख थी जिसे कुछ देर पहले मीराबो जैसा आदमी लेकर गया था। सेंटिनल जनजाति के कुछ लोग उस चीख की दिशा की तरफ आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक अजीब किस्म का जानवर जिसके कान बिल्ली की तरह है और शक्ल अजीब से लंगूर की तरह है, शरीर से वह किसी मानव की तरह है, वह उस जनजाति के एक इंसान को खा रहा था। लेकिन जैसे ही ये लोग वहां पहुंचे तो वह अजीब सा दिखने वाला जानवर वहां से भाग गया। इनका साथी अभी भी दर्द से कराह रहा था। वह अजीब सा जानवर उस आदमी के एक पैर को लगभग आधा खा चुका था। उस आदमी को इतना दर्द हो रहा था कि वह आंसुओं से रो रहा था और कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। उसके साथी उसे अपने इलाके तक लेकर आते हैं। उसे देखकर एक औरत जोर जोर से रोने लगती है, शायद वह उसकी पत्नी रही होगी। उसे सब शांत कराते हैं। राघव मीराबो से पूछता है, क्या ये मर चुका है? इसे किसने मारा? मीराबो कहता, हाँ ये मर चुका है और इसे राक्षस ने मारा है जो हर रोज किसी न किसी को मारता है। तभी अर्चना कहती है, नहीं राघव, ये मरा नहीं है। राघव हैरानी से अर्चना की तरफ देखता है। मीराबो अर्चना की बात समझ नहीं पाता क्योंकि अर्चना ने हिंदी में कहा था। राघव अर्चना से कहता है, क्या तुम्हें कैसे पता कि ये नहीं मरा है? अर्चना कहती है, मैं डॉक्टर हूं, इंसान को देखते ही पहचान सकती हूं कि उसमें जान है या वह मुर्दा है। मुझे खोलो, मैं शायद उसे बचा पाऊं। राघव मीराबो से अर्चना को खोलने के लिए कहता है, लेकिन मीराबो मना करता है। राघव मीराबो से बहुत मिन्नतें करता है कि शायद वह तुम्हारे साथी को बचा ले, इसलिए तुम अर्चना को खोल दो। मीराबो इस बारे में अपने सरदार से कहता है। सरदार सोचता है कि ये तो निहत्थे लोग हैं, अगर हम इनका हाथ खोल देंगे तो ये क्या ही कर लेंगे, और वैसे भी अर्चना तो एक लड़की है, इसीलिए मीराबो अर्चना के हाथ खोल देता है। अर्चना तुरंत उस आदमी के पास जाती है जिसका पैर खून से लथपथ था। वह उसकी सांसें चेक करती है तो उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। अर्चना कहती है, सबसे पहले मुझे इसके बहते खून को रोकना होगा, मुझे बहुत सारा कपड़ा चाहिए। वह मीराबो और दूसरे लोगों के मुंह को देखने लगती है। तभी राघव अर्चना से कहता है, अरे अर्चना, यह तुम्हारी भाषा नहीं जानते, अंग्रेजी बोलो अंग्रेजी। तो अर्चना अंग्रेजी में कहती है। मीराबो उसकी बात समझ जाता है, लेकिन उनके पास कपड़ा नहीं था। वे लोग जंगलों में रहते थे। कपड़े के नाम पर उनके पास या तो पत्ते थे या फिर चमड़ियां। अर्चना कहती है, तुम लोगों को कभी तो चोट लगती होगी, जब चोट लगती थी तो खून रोकने के लिए क्या करते थे? तो मीराबो कहता है, हम तो मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। अर्चना कहती है, ठीक है तो साफ मिट्टी लेकर आओ। मीराबो गुफा के पास से साफ मिट्टी लेकर आता है। अर्चना मिट्टी को उस घायल आदमी के पैर में भरने लगती है। इस काम में मीराबो भी उसकी मदद कर रहा था। अर्चना देखती है कि उस घायल आदमी की सांसें धीरे धीरे तेज हो रही हैं। वो उस घायल आदमी के सीने को रगड़ने लगते हैं और कभी हाथों को रगड़ती है, कभी सीने को पंप करती है तो कभी पैर के तलवे को रगड़ने लगती है। अर्चना यह प्रक्रिया 3-4 बार करती है और फिर उस घायल आदमी को पानी पिलाती है। लगभग 15-20 मिनट बाद उस घायल आदमी को होश आने लगता है। खून भी काफी कम हो चुका था। अर्चना राघव से उसकी शर्ट उतारने के लिए कहती है, जिस पर राघव मना भी करता है, लेकिन वह जबरदस्ती उसकी शर्ट उतरवा लेती है और उस घायल आदमी के पैर पर बांध देती है ताकि मिट्टी शरीर से झड़े नहीं। अर्चना की दिलेरी देखकर उस कबीले का सरदार खुश हो जाता है और अर्चना के दोस्तों राघव और किशन को भी खोलने के लिए कह देता है। अर्चना की वजह से राघव और किशन आजाद तो गए थे, लेकिन राघव अब भी वहीं रुकना चाहता था। मीराबो कहता है, तुम अपने देश वापस लौट सकते हो।
राघव कहता है, लेकिन हमें तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना है और हम अकेले इतनी दूर का सफर तय नहीं कर सकते। हमें लेने जो बोट आएगी वह 5 दिन बाद आएगी, तब तक हमें यहीं पर आश्रय दे दीजिए। मीराबो ये बात अपने सरदार से कहता है तो वह मान जाता है, लेकिन सरदार राघव और उसके दोस्तों को सख्त हिदायत देता है कि वह अकेले इधर उधर ना जाए और शाम होते ही गुफा में आ जाए। रात के समय अगर वह बाहर जाते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। राघव मीराबो से पूछता है, आखिर रात को ऐसा क्या होता है जो तुम लोग इतना डरते हो? मीराबो बताता है, हमारे यहाँ एक राक्षस आ चुका है जो हमारे लोगों को मारकर खा जाता है। हमारे कबीले के कुछ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, यहाँ तक उनकी लाशें भी नहीं मिली हैं, कुछ के शरीर के बस टुकड़े ही मिले हैं। ये सुनकर राघव थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उसके लिए ये जिज्ञासु भरी बात थी कि आखिर इतनी खतरनाक जनजाति के लोगों पर कौन कब्जा कर सकता है। राघव मीराबो से पूछता है, मीराबो तुम लोग देश दुनिया से दूर यहाँ इन जंगलों में क्यों निवास करते हो? तुम तो शहर गए हो, क्या तुम्हें वहाँ का जीवन नहीं पता? कितना सरल और अच्छा है। यहाँ इतनी मेहनत करनी पड़ती है और धूप हो या बारिश हो, इधर से इधर धक्के खाने पड़ते हैं। तुम लोग हमारी तरह ही हमारे समाज में क्यों नहीं चलते? मीराबो कहता है, नहीं, यह हमारे नियमों के विरुद्ध है। राघव कहता है, कैसे नियम? भला ऐसे भी कोई नियम होते हैं जो लोगों को अच्छा जीवन जीने से रोक सके? मीराबो कहता है, हमारे पूर्वज बताते हैं कि एक बार अंग्रेज यहाँ आए थे और उन्होंने भी हमें सभ्य होने का पाठ पढ़ाया था। वे यहाँ से कुछ लोगों को अपने साथ ले गए थे क्योंकि उन्हें लोगों पर कोई वैज्ञानिक प्रयोग करना था, और आज तक हमारे वे लोग वापस नहीं लौटे। ऐसा समाज किस काम का जो लोगों को अपने से जुदा कर दे? राघव मन में सोचता है, हो सकता है बाहरी दुनिया से नफरत करने की इनकी असल वजह यही रही हो। खैर, राघव इन लोगों के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए उत्सुक था। उसकी उत्सुकता तब और बढ़ गई थी जब उसने यहाँ किसी राक्षस के बारे में सुना। मीराबो ने उसे बताया, ये लगभग 15 दिन से हो रहा है। वो एक अजीब जीव है, वो कोई भी रूप बदल सकता है, वो तुम्हारी या मेरी शक्ल ले सकता है। उसे पहचानना बहुत मुश्किल है। एक बार उसके हाथ लग गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मीराबो राघव को उस अजीब प्राणी के बारे में बता ही रहा था कि तभी सब लोग चीखने चिल्लाने लगे और गुफा के अंदर की ओर भागे, क्योंकि रात हो गई। आज फिर गुफा में जाने के बाद गुफा का मुंह बंद कर दिया गया। गुफा में जगह जगह मशालें जल रही थीं। मीराबो राघव और उसके दोस्तों को सोने के लिए कहता है। राघव को सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी कि आखिर वो अजीब सा जीव है कौन। अगले दिन राघव मीराबो के साथ शिकार पर जाता है। राघव बातों बातों में मीराबो से पूछता है, तुम लोग उस अजीब से प्राणी से कब तक छुपते रहोगे? उसका सामना क्यों नहीं करते? मीराबो कहता है, उसका सामना करना इतना आसान नहीं है। उसकी पहली ताकत तो यही है कि वो किसी का भी रूप ले लेता है, और दूसरी ये, जब तक किसी को पकड़ने के बाद कि वो उसका खून नहीं छक लेता तब तक उसे छोड़ता नहीं। राघव कहता है, इसका मतलब वो बहुत शक्तिशाली है। मीराबो कहता है, बहुत ज्यादा। हमने उसके शरीर पर तीर ही तीर बरसाए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उनसे बस हमारे कबीले की एक लड़की बचकर आई थी। वो नहीं जानती कि उसे उस राक्षस ने क्यों छोड़ दिया। राघव कहता है, क्या सच में उस लड़की को कुछ नहीं हुआ? मीराबो कहता है, हाँ, एक खरोंच तक नहीं आई, लेकिन हाँ, उस राक्षस ने उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। उसके बाद वो जीव उसे छोड़कर चला गया। राघव कहता है, अजीब बात है, क्या मैं उस लड़की से मिल सकता हूँ? मीराबो कहता है, हाँ, वो है। मीराबो ने एक लड़की की तरफ इशारा किया। राघव ने कहा, मीराबो, उस लड़की से बात करने में तुम मेरी मदद करो। अब मीराबो एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा था। राघव जो कहता वो मीराबो उस लड़की को बताता, और वो लड़की जो कुछ कहती मीराबो राघव को बताता। राघव ने पूछा, तुम्हें उस राक्षस ने कब पकड़ा था? वह लड़की बोली, 3-4 दिन पहले। राघव ने पूछा, उसने तुमसे कोई बात की थी? वह लड़की बोली, नहीं, वो मुझ पर हमला करने वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मेरे स्तनों पर गई वो रुक गया। उसके बाद उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया। जब तक वो मेरे साथ गलत करता रहा, मुझे बस यही ख्याल आता रहा कि ये मुझे कुछ देर बाद खा जाएगा। राघव ने पूछा, तो क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया था या फिर तुम भाग आई थी? वो लड़की बोली, उसने खुद ही छोड़ दिया। मेरे साथ जबरदस्ती करने के बाद वो राक्षस चुपचाप वापस लौट गया। उस वक्त मैं खुद हैरान थी, लेकिन मुझे बाद में बहुत खुशी हुई कि मैं जीवित हूँ। उसने हमारे कबीले के कई आदमियों को मार के खा लिया है। ऐसे में मेरा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। राघव को दाल में कुछ काला नजर आता है। वो अपने दिमाग में बहुत बातें सोच रहा था। वो इन बातों का डिस्कशन अर्चना और किशन से भी करता है। अर्चना कहती है, क्या पता ये किसी तरह का जानवर ही हो, जैसे चिंपांजी या बंदर की जाति का।
वो जानवर भी फीमेल की तरफ अट्रैक्टिव रहते हैं। राघव कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई जानवर है, वो एक अलग ही एंटिटी है, क्योंकि मीराबो ने उसके बारे में ये भी बताया था कि वो रूप बदल लेता है। अब एक जानवर जो रूप बदल ले, मैंने तो कभी नहीं सुना। अर्चना कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है? राघव कहता है, मेरे ख्याल से वो एक तरह का जिन्न है या फिर कोई राक्षस। जैसे हम, तुम, जानवर और पक्षी ईश्वर के बनाए प्राणी हैं, वो भी हमारी तरह एक प्राणी है, बस उनका अस्तित्व अलग है। मैंने इस्लाम धर्म में ऐसे जिनों के बारे में सुना है जो कि किसी की भी शक्ल ले लेते हैं, और इतना ही नहीं, वे इंसानों से संबंध भी बनाते हैं ताकि उनकी संख्या बढ़ती रहे। किशन कहता है, हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब वो जीव सब आदमियों को मार रहा है तो उस लड़की को छोड़ने का क्या मतलब? अर्चना कहती है, रूप तो छलावा भी बदल लेते हैं और शारीरिक संबंध तो वो भी बना लेते हैं। राघव कहता है, हाँ, कुछ उसके जैसा ही, लेकिन वो नहीं, ये एक तरीके से शेप शिफ्टर है। मुझे एक बार इसे देखना है। किशन घबरा कर कहता है, तू सच में पागल है, अगर उसने तुझे देख लिया तो वो तुझे खा जाएगा। राघव कहता है, मैं यहाँ एक नई खोज पर आया था और अब मुझे एक नई खोज मिल चुकी थी, मैं पीछे नहीं हटूंगा। राघव फैसला करता है कि आज रात वो बाहर ही रहेगा और उन राक्षसों को देखेगा, आखिर वो कौन है और कैसे दिखते हैं। राघव ये बात किसी को नहीं बताता, क्योंकि वो जानता था कि कोई भी उसे बाहर रुकने नहीं देगा। फिर रात हुई, गुफा पर पत्थर लग चुका था। राघव ने मीराबो से कहा कि उसे हल्के होने जाना है, लेकिन मीराबो ने मना कर दिया। राघव ने बहुत जिद की तो मीराबो ने कहा,